नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिंदुस्तान के इतिहास के एक बेहद खास हिस्से में चलेंगे। इमेजिन कीजिए लगभग 50 साल का एक लंबा राज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तीसरे मुगल सम्राट अकबर की। हम उनके शुरुआती संघर्ष से लेकर अकबर द ग्रेट बनने तक का सफर देखेंगे, जिसमें उनकी राजनीति, धार्मिक सोच और इकोनॉमी ने सब कुछ बदल के रख दिया। पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। एक 14 साल का लड़का जो ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकता था, उसने आखिर भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया? ये एक कमजोर बच्चे से एक लेजेंडरी नेता बनने का ऐसा सफर है जो सच में हैरान कर देता है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं आज हम किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। उनकी अर्ली लाइफ और स्ट्रगल्स, सत्ता पर उनकी पकड़, प्रमुख युद्ध, उनकी राजपूत और धार्मिक नीतियां और आखिर में अकबर के टाइम की इकोनॉमी। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, अर्ली लाइफ एंड स्ट्रगल्स। एक ऐसी केओटिक दुनिया जहां उनका साम्राज्य पूरी तरह अपना वजूद खो चुका था। इस टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिए। 1540 में हुमायूं को शेर शाह सूरी से हार मिलती है। फिर उस निर्वासन के दौरान 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म होता है। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस मुश्किल वक्त में एक स्थानीय हिंदू राजपूत शासक राणा प्रसाद ने उन्हें शेल्टर दिया था। ये एक ऐसी डिटेल है जिसका आगे चलकर उनकी सेक्युलर सोच पर बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर 1556 में हुमायूं की अचानक डेथ हो जाती है और अकबर के सर पर ताज आ जाता है। अब यहाँ एक सच में चौंका देने वाला फैक्ट मिलता है। अकबर पढ़ने और लिखने में काफ़ी स्ट्रगल करते थे। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार शायद उन्हें डिसलेक्सिया था। पर पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस कमी को हावी नहीं होने दिया और दूसरों से किताबें पढ़वाकर सुनने की आदत डाली। इस ट्रिक से उनकी मेमोरी इतनी शार्प हो गई कि उनका दिमाग एकदम संतुलित और तर्कशील बन गया। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, कंसोलिडेशन ऑफ पावर। आखिर इस युवा सम्राट ने कंट्रोल सच में कैसे अपने हाथ में लिया? सिर्फ 14 साल की उम्र। सोचिए इस बारे में, एक पूरे साम्राज्य का बोझ। अपने शुरुआती दौर में जब चारों तरफ बगावतें और रिबेलियंस हो रहे थे, तब जिंदा रहने के लिए उन्हें पूरी तरह से अपने गार्डियन और रीजेंट बैराम खान पर निर्भर रहना पड़ा। बैराम खान ने ही शुरुआती दौर में उन्हें और इस एम्पायर को बचाकर रखा। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को। शुरुआती धोखों से सीखकर अकबर ने बगावतों को रोकने के लिए एक बेहद असरदार 3 हिस्सों वाला प्लान बनाया। पहला, कूटनीति, जहां उन्होंने अनाउंस किया कि हिंदुस्तान ही उनका परमानेंट घर होगा। दूसरा, राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, यानी वैवाहिक गठबंधन। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर बिल्कुल सटीक मिलिट्री वॉर। ये स्ट्रैटेजी एक रियल गेम चेंजर साबित हुई। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, मेजर बैटल्स एंड कॉन्क्वेस्ट्स। जिन सैन्य अभियानों ने इस एम्पायर की सरहदें तय की। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि इन विस्तारवादी युद्धों के पीछे ट्रेड और कॉमर्स का बहुत बड़ा हाथ था। इन प्रमुख युद्धों पर ध्यान देते हैं। 1556 का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जहां हेमू को हराना मुगल साम्राज्य के लिए एक लाइफ सेविंग विक्ट्री थी। फिर 1564 में दमोह का युद्ध, यहां उनका सामना गोंड ट्राइब की बेहद साहसी रानी दुर्गावती से हुआ, जिनकी ब्रेवरी आज भी इतिहास में याद की जाती है। और फिर आता है गुजरात कैंपेन, जिससे उन्हें वाइटल समुद्री पोर्ट्स और मेन ट्रेड रूट्स का पूरा कंट्रोल मिल गया। और इस गुजरात की शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया बुलंद दरवाजा, यानी डोर ऑफ विक्ट्री। ये आर्किटेक्चर सिर्फ एक इमारत नहीं है दोस्तों, ये उनकी सैन्य जीत और आर्थिक सक्सेस का एक जीता जागता सिंबल था। इसके अलावा 1576 का ऐतिहासिक बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत मशहूर है। इस एपिक युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। उनके सामने थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने स्थानीय भीलों के साथ मिलकर ऐसी फियर्स रेजिस्टेंस दी और ऐसे स्विफ्ट काउंटर अटैक्स किए कि सब देखते रह गए। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके लॉयल घोड़े चेतक की वीरता की कहानियां वाकई में लेजेंड बन चुकी हैं। लेकिन साम्राज्य फैलाने के इस पूरे दौर में अकबर की असली जीनियस यहां देखी जा सकती है। युद्ध जीतने के बाद लोकल रूलर्स को अपमानित करने के बजाय अधीनता स्वीकार करने पर अकबर अक्सर उन्हें उनकी गद्दी वापस सौंप देते थे। ये सिर्फ एम्पायर बढ़ाना नहीं था, बल्कि लोगों की वफादारी जीतना था, जिससे शांति बनी रहे। यहां से बात चौथे और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से पर आती है, राजपूत और धार्मिक नीतियां। इंक्लूजन या समावेश की एक ऐसी रणनीति जिसने सब बदल दिया।
अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाकई नोटिस करने लायक है। राजपूत राजकुमारियों जैसे जोधाबाई से अलायंसेस बनाए गए। उन्होंने किसी पर भी धर्म बदलने का फोर्स नहीं किया, यहां तक कि अपने महलों के अंदर ही हिंदू मंदिर बनवाए। साथ ही राजपूतों को टॉप मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दी। इन्हीं सभी स्टेप्स की वजह से राजस्थान जैसे एरियाज में एक अनप्रेसिडेंटेड शांति आई थी। और धार्मिक क्षेत्र में उठाए गए इन कदमों ने उन्हें सभी समुदायों में पॉपुलर बना दिया। उन्होंने जिजिया टैक्स और हिंदू तीर्थ यात्रा टैक्सेस को पूरी तरह खत्म कर दिया। सोचिए, राम सीता की आकृति वाले चांदी के सिक्के तक चलवाए गए और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एस्टैब्लिश किया, जहां अलग अलग धर्मों के विद्वान आपस में मुलाकात और डिबेट्स करते थे। इन्हीं डिबेट्स में से एक कमाल का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, सुलह कुल, जिसका सिंपली मतलब है यूनिवर्सल पीस, यानी सभी के लिए शांति। अकबर को यह समझ आ गया था कि हर रिलीजन में अच्छाई है और एक्सट्रीम धार्मिक बातें सिर्फ लोगों को बांटने का काम करती हैं, और यही सुलह कुल उनके पूरे गुड गवर्नेंस का एक सॉलिड फाउंडेशन बन गया। और इस शांति को आगे बढ़ाने के लिए दिन-ए-इलाही शुरू किया गया। ये एक बिल्कुल नया और समावेशी डिवाइन फेथ था, जो रैशनैलिटी और एक ईश्वर पर बेस था, जिसमें कोई कट्टरपंथी नहीं था। हालांकि इसे कभी किसी पर थोपा नहीं गया। एक्चुअली बीरबल अकेले हिंदू दरबारी थे जिन्होंने इसे ज्वाइन किया था, पर फिर भी ये हार्मनी के प्रति उनकी गहरी कमिटमेंट को जरूर दर्शाता है। ओके, अब हम आ गए हैं आखिरी पिलर पर, इकोनॉमी अंडर अकबर, वेल्थ एंड पैराडॉक्स। देखते हैं कि आर्थिक धरातल पर यह एम्पायर आखिर कैसे फंक्शन करता था। इस टेबल को जल्दी से समझ लेते हैं। यह विशाल अर्थव्यवस्था 3 मेन इंजन्स पर चल रही थी। कृषि में मिलेट्स, ऑयल सीड्स और शुगर केन जैसे आउटपुट्स मिल रहे थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों की छपाई और सिल्क वेविंग जोरों पर थी। और ट्रेड में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पर जबरदस्त मुनाफे वाला लेन देन हो रहा था। और अच्छी बात यह थी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की वजह से आम और जरूरी चीजों के दाम काफी कंट्रोल में थे। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस लगातार बढ़ती इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास छिपा था। एक तरफ ये एम्पायर बेहद अमीर था, सम्राट, नोबल और मनसबदार एकदम लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रियलिटी बिल्कुल अलग थी। आम जनता की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी भारी गरीबी और आर्थिक हार्डशिप्स का सामना कर रही थी। ये शाही कोर्ट की चमक और आम आदमी की ग्राउंड रियलिटी के बीच का एक बहुत बड़ा फासला था। इन सभी बातों को गौर से देखने के बाद आखिर में एक सवाल दिमाग में जरूर रह जाता है। एक ही नेता एक तरफ इतने क्रूर मिलिट्री युद्ध करता है और दूसरी तरफ ऐसी क्रांतिकारी उदार नीतियां लाता है कि उनकी इस ड्यूल लेगेसी पर आज सदियों बाद भी इतनी बहस होती है। ये सच में इतिहास का एक ऐसा दिलचस्प मुद्दा है जो हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस आखिरी थॉट के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।